मेरा क्या कसूर 291 से 300। जैसे ही संजना ना बोलती है ठीक वैसे ही वीर गुस्से में संजना पर हाथ उठा देता है, जिस कारण उस थप्पड़ की गूंज उस पूरे कमरे में गूंज उठती है। तो अंश, पीहू, नेहा और दरवाजे पर खड़े मिताली अभय सारे वीर को ऐसे थप्पड़ मारते देख हैरान हो जाते हैं और उसी हैरानी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उन दोनों को देखने लगते हैं। तो नियति वो काफी जोरों से रो पड़ती है और रोते हुए ही बेड पर बैठ जाती है। वीर गुस्से में चिल्लाते हुए ही बोला, तुम सच में पागल हो गई हो संजना, तुम भाभी से ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? वो अपने बच्चे को मार दे और तुम इतनी बड़ी खुशी की बात को मातम में कैसे बदलना चाहती हो? इतना बोल वीर गुस्से में घूर कर संजना को देख रहा होता है। संजना गुस्से में ही वीर को देख जोर से चिल्लाई, तुम्हें इस बच्चे की पड़ी है वीर, मगर मुझे मेरी बहन की पड़ी है और मैं नहीं चाहती इस बच्चे की वजह से या इसे जन्म देने की वजह नियति मर जाए और उसके दोनों बच्चे अनाथ हो जाए। जैसे ही संजना इस बात को बोलती है ठीक वैसे ही उस कमरे में एकदम मौत सा सन्नाटा फैल जाता है और संजना की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी के साथ फैल जाती है और वो सारे के सारे संजना को हैरान नजरों से देखने लगते हैं। तो वीर 2 कदम पीछे की तरफ होकर संजना को हैरान नजरों से देखने लगता है। तो संजना की बात सुनकर नियति अपने होठों पर अपने दोनों हाथों को रख सिसकियां लेने लगती है। वीर संजना को हैरान होकर देखते हुए ही बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? इस बच्चे को जन्म देने से भला भाभी कैसे मर सकती हैं? और पीहू और अंश क्यों अनाथ होंगे? तुम पागल हो चुकी हो संजना, तुम सच में पागल हो चुकी हो। ये बोलते हुए ही वीर अपने सर पर अपने दोनों हाथों को रख लेता है। संजना वीर की तरफ देखते हुए ही बोली, ऐसा हो कैसे हो सकता है? नहीं वीर, ऐसा हो सकता है अगर नियति ने इस बच्चे को गिराई नहीं तो नियति की जान जा सकती है, या ऐसा भी हो सकता है जन्म देते हुए ही नियति मर जाए और अगर नियति को कुछ भी हुआ तो उसके दोनों बच्चे सच में अनाथ हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती मेरी नियति मर जाए या उसके ये मासूम बच्चे बिना मां के बड़े हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ, नियति अभी इस बच्चे को मार देती है तो सब ठीक हो जाएगा। संजना की बात सुनकर वीर काफी ज्यादा हैरान होकर उसे ही देख रहा था और उसकी आंखें भी नम थी। तो दरवाजे पर खड़ी मिताली वो तो मानो अपनी जगह पर ही जम सी गई थी, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। उद्धरण चिन्ह। पीहू रोते हुए ही संजना के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ बड़ी ही मासूमियत के साथ ही बोली, ये आप क्या बोल रही हो मासी? लगता है आपका सफर करने के कारण दिमाग काम नहीं कर रहा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। संजना पीहू के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए ही नियति को देखने लगती है और उसे वैसे ही देख बोली, तू मेरे साथ चल रही है या नहीं चल रही है नियति? नियति संजना की तरफ रोते हुए ही नाम में अपना सर हिलाते हुए बोली, आदर्श जी को ये बच्चा चाहिए दी। आपको पता है दी, जब हमें पता चला हम माँ बनने वाले हैं तब हम इस बच्चे को मार देना चाहते थे अपने दिल पर पत्थर रखकर, मगर आदर्श जी वो नहीं चाहते थे हम इस बच्चे को मारे, इसलिए हम दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हुई। सिसकियां लेते हुए माँ भी हमसे नाराज हो गई और हम हॉस्पिटल गए इस बच्चे को गिराने, मगर हम इस नन्ही सी जान को मार नहीं पाए, हमारा दिल हमें इसकी इजाजत नहीं दिया, हम नहीं मार पाए आदर्श जी के इस बच्चे को, मगर आदर्श जी को लगा हमने इस बच्चे को मार दिया है, इसलिए वो हमसे सारे रिश्ते तोड़कर चले गए दी, वो हमें छोड़कर चले गए। जोर से रोते और एक बार भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, सब हमसे रूठ गए थे। दीदी, आदर्श जी, माँ, सबको हम गलत लगते थे इसलिए सब हमें छोड़कर चले गए। इतना बोल नियति जोर से रो पड़ती है। संजना नियति के पास बैठ उसके दोनों कंधों को पकड़ उसे देखते हुए ही बोली, तो आदर्श को बता देते हैं ना नियति, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो। तुम जब पहली बार माँ बनने वाली थी तब तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा बिग थी और 7 महीने तक तुम कोई इलाज नहीं करवा पाई थी, ना कोई दवाई ली ना कोई इलाज, और जब 7वें महीने में मैंने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी तब मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट की थी और प्रेगनेंसी में काफी सारी परेशानी थी, पर तुम डर ना जाओ इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया था, और काफी स्टडी करने के बाद तुम्हें और तुम्हारे बेबी दोनों को काफी मुश्किल से बचाई थी। बात तो तुम दोनों में से किसी एक जान बचाने पर आ गई थी, मगर फिर भी बड़ी मुश्किल से तुम दोनों की जान बची थी। जन्म से ही तुम्हारा बेबी पीलिया लेकर पैदा हुआ था और उसे मशीन में रखा गया था और तुम्हारी हालत काफी खराब थी। मैंने और सीनियर डॉक्टर ने साफ कहा था, तुम अब वापस से कभी मां नहीं बन सकती हो। ऐसा नहीं था तुम बच्चा कंसीव नहीं कर पाओगी, तुम बच्चा कंसीव कर सकती हो पर उस बच्चे को हेल्दी जन्म नहीं दे सकती हो। इतना बोल संजना शांत होकर नियति को देखती है और कुछ पल शांत रहने के बाद वापस बोली, याद है तुम्हें
डॉक्टर ने और क्या बोला था? तुम्हारी बच्चेदानी का मुंह काफी ज्यादा छोटा सा है, बिल्कुल ना के बराबर, और तुम्हारी बच्चेदानी काफी ज्यादा पतली है। और तुम्हारी बॉडी अब वापस से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। अगर तुमने जबरदस्ती किसी बच्चे को जन्म देने की कोशिश की तो जन्म देने से पहले या जन्म देते समय तुम्हारी जान जा सकती है। और तुम्हारी कोख में जो बच्चा होगा वो नॉर्मल पैदा नहीं होगा, बल्कि वो एक अपाहिज बच्चा पैदा होगा, जन्म से ही अपाहिज। इतना बोल संजना शांत हो जाती है तो संजना की बात सुन नियति उसके सीने से लग उसे काफी ज्यादा टाइट हक कर रोने लगती है। मगर संजना की बात सुनते ही मिताली को तो जैसे कोई बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो लड़खड़ा कर गिरने को होती है। तो अभय जी उन्हें संभाल लेते हैं। तो संजना की बात सुनकर वीर के साथ पीहू की आंखें भी हैरान होते ही बेह पड़ती है। तो नेहा उसे भी मानो सदमा सा लग जाता है और वो भी अपनी जगह पर जम जाती है। संजना की बात सुन हर कोई सदमे में चला जाता है। तो नियति वो रोते हुए ही संजना के सीने से लग बोली, सब पता था दीदी, हमें सब कुछ पता था, इसलिए ही तो हम इस बच्चे को मार देना चाहते थे। मगर आदर्श जी की जिद के आगे हम हार गए। हम कुछ पलों के लिए स्वार्थी हो गए थे दीदी, और बस अपने बारे में सोच रहे थे। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे, उनका क्या होगा, ये सोचकर हम स्वार्थी हो गए थे। मगर आदर्श जी की जिद के आगे हम हार गए और इस बच्चे को नहीं मार पाए। और अब हम चाह के भी इस बच्चे को नहीं मार सकते हैं दीदी, क्योंकि ये हमारे आदर्श जी के प्यार की निशानी है। और दूसरी बात, हमारे 6 महीने पूरे हो चुके हैं दीदी, अब 7वां महीना लगने ही वाला है और 1 या 2 महीने बाद डिलीवरी का समय भी आ जाएगा और हम इस बच्चे को जन्म देते समय मर जाएंगे। इतना बोल नियति काफी जोरों से रो पड़ती है। तो नियति की बात सुनकर संजना की भी आंखें भर आती हैं और वो कसकर नियति को अपने गले से लगा लेती है। तो नियति की बात सुनकर पीहू और अंश दोनों जोर से रो पड़ते हैं और मिताली वो अब सच में जमीन पर ही तेज आवाज के साथ गिर पड़ती है और उसके कानों में नियति के वो शब्द गूंजने लगते हैं, माँ, अगर ऐसा पल आए जब आपको आपकी बेटी और इस बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेगी? अपनी बेटी को या इस बच्चे को जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है? जैसे ही मिताली को नियति के बोले गए वो शब्द याद आते हैं, वैसे ही उसे आज समझ आता है नियति ने उस दिन वैसा क्यों बोला था। उद्धरण चिन्ह। संजना रोते हुए ही नियति से अलग हो उसे देखते हुए ही बोली, मैं तुम्हें खो नहीं सकती नियति, आखिर तुम एक ही तो बहन हो मेरे पास, में तुम्हें खो नहीं सकती। नियति अपने आंसू पोंछ, और हम अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहते दीदी, हम हमारे दोनों बच्चों के सर से माँ का आंचल नहीं छीनना चाहते, हम सच में नहीं मरना चाहते दी, हम नहीं मरना चाहते। अगर हम मर गए तो हमारे दोनों बच्चे वो अकेले पड़ जाएंगे हमारे बिना, और हमारा अंश वो तो बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ। हम उससे उसकी माँ को नहीं दूर करना चाहते, पर अब हम मजबूर हैं दीदी, अब हम बहुत मजबूर। इतना बोल नियति अपने आंसुओं को साफ करती है तो संजना वो जैसे ही नियति के सर पर हाथ रखती है ठीक वैसे ही संजना के हाथ में बालों का एक गुच्छा आ जाता है, जिसे देख संजना नियति को ठीक से देखती है तो उसे एहसास होता है नियति के सर पर बस कुछ ही बाल बचे हैं और आधे से भी ज़्यादा इस प्रेगनेंसी की वजह से झड़ चुके हैं। संजना नियति के सारे आंसू साफ कर खुद को शांत कर बोली, देख तू ना फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। अभी हमारे पास ना 2 से 3 महीने हैं और मेडिकल साइंस में ना बहुत सारे मैजिक होते रहते हैं। मैं ना तेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर लेकर आऊंगी और खुद भी काफ़ी मेहनत करूंगी और ऐसे केस को स्टडी करूंगी जिनमें उम्मीद नहीं थी पर फिर भी मैजिक हुआ हो और अनबिलीवेबल हो। किसी चमत्कार की तरह मैं बहुत मेहनत करूंगी और अच्छे से अच्छे डॉक्टर की टीम तेरे लिए लेकर आऊंगी, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए ही संजना खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ही नियति मिताली की गोद में अपने सर को रखी सो रही होती है। तो मिताली वो अपनी नम आंखों से नियति को देख रही होती है और उनकी आंखों से ढेर सारे आंसू बस बहे जा रहे होते हैं और वो अंदर ही अंदर रोते हुए खुद से बोली, मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची इतनी बड़ी बात है और तू अंदर ही अंदर इस बात को छुपाते हुए घुट रही है। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाजा होता तो मैं आदर्श के कहने पर वो गोलियों को बिल्कुल भी नहीं बदलती, ना ही मैं तुम्हें इस दर्द से गुजरने देती, और मुझे पता होता कि इस बच्चे की वजह से तुम्हारी जान जा सकती है तो मैं खुद ही तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती। और आदर्श, अगर उसे पता होता तो वो कभी भी इस बच्चे की जिद नहीं करता। तूने भी तो हमसे सच छुपा कर ठीक नहीं किया ना नियति। ये बोलते हुए ही मिताली काफ़ी बुरी तरह से टूट तो चुकी थी, पर वो किसी तरह से खुद को संभाली हुई थी और नियति को थपथपा रही थी। मगर जितनी भी बार वो नियति के सर पर हाथ रखती उनके हाथ में नियति के बाल टूटकर आ जाते, जिस कारण वो सर पर हाथ रखना ही छोड़ देती हैं। शाम का समय, सारे घर वाले बैठे हुए थे और सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे।
तो वीर की गोद में बैठा अंश, जो कभी भी वीर को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता था, वो आज एकदम शांत सा वीर के सीने पर अपना सर टिकाए बैठा हुआ था। तो मिताली और अभय जी भी किसी सोच में गुम होकर बैठे हुए थे। और काफी समय बाद नियति भी उस कमरे से बाहर निकलकर सोफे पर टिककर बैठी हुई थी। और संजना वो सबसे अलग एक अलग से सोफे पर बैठी लैपटॉप में कुछ पढ़ रही होती है। तभी घड़ी में करीब 4:30 होते हैं और डोर से नेहा के साथ पीहू काफी ज्यादा उदास सी घर के अंदर आती है। और आते से ही सबसे पहले अपनी मम्मा को देखने लगती है और नियति को देखते ही अपनी मायूस सी आवाज में बोली, मोम। पीहू की आवाज सुन नियति अपनी आंखें खोल लेती है तो संजना, जो काफी फोकस होकर लैपटॉप में कुछ पढ़ रही होती है, उसका ध्यान भी टूट जाता है और वो पीहू को देखने लगती है, जो नेहा के साथ खड़ी थी। नेहा को देखते ही संजना की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वो उसी गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और नेहा के सामने जाकर खड़ी होकर उसे देखने लगती है और उसे देखते हुए ही बड़े बेरुखे स्वर में बोली, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? इतना बोल संजना हल्के गुस्से में नेहा को देख रही थी। संजना के ऐसे घूरने से नेहा डर जाती है और उसके सवाल से हिचकिचा जाती है। पीहू संजना को देखकर बोली, संजना मासी, ये नेहा मासी है और ये 3 महीने से हमारे साथ ही रह रही है और अंश और मेरी देखभाल कर रही है। मोम बीमार है, इस कारण नेहा मासी ही अंश और मेरा ध्यान रखती है और अंश भी नेहा मासी को काफी पसंद करता है। अंश कभी किसी के पास नहीं जाता घर वालों के अलावा, मगर नेहा मासी के पास जाता है और रात में उनके पास सो भी जाता है। अब मोम अंश को अपने पास नहीं सुला सकती, ना क्यों अंश पैर मारता है नींद में, इसलिए नेहा मासी ही उसे अपने सीने से लगा कर सोती है। और नेहा मासी बहुत अच्छी भी है। इतना बोल पीहू नियति की तरफ बढ़ जाती है। पीहू की बात सुन संजना की मुठिया गुस्से में बंध जाती है और वो नेहा को एक नज़र घूर कर देखती है और वापस अपने लैपटॉप के पास जाकर उसे उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। तो संजना के इस तरह घूरने से नेहा हैरान हो जाती है और उसे अब यहाँ पर अजीब लगने लगता है, मगर नियति के खातिर वो संजना को इग्नोर कर नियति के कमरे में चली जाती है। रात का समय, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, मगर संजना अभी भी अपने कमरे में बैठी लैपटॉप में कुछ पढ़ रही होती है, साथ ही किसी डॉक्टर से बात भी कर रही होती है। वीर, जो बेड पर बैठा काफ़ी समय से संजना को देख रहा होता है, वो घड़ी में समय देखता है, रात के 1 बज चुके थे, जिसे देख वीर अपनी जगह से उठता है और संजना के पास जा उसका लैपटॉप बंद कर देता है। इस तरह वीर के लैपटॉप बंद करने पर संजना उसे घूरने लगती है। वीर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए ही बोला, 1 बज चुके हैं संजना, तुमने कुछ खाया भी नहीं है और तुम कब से लैपटॉप में देख रही हो, फाइल पढ़ रही हो, अब सो जाओ, कल सुबह पढ़ लेना। वीर की बात सुन संजना कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस अपनी चेयर से उठकर बेड पर जाकर लेट जाती है। तो वीर भी संजना के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डाल उससे माफ़ी मांगते हुए ही बोला, मुझे माफ़ कर दो संजना, मैंने आज पहली बार तुम पर हाथ उठाया। मैं सच में वैसा नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे हो गया। ये बोलते हुए ही वीर की आंखें भर आती हैं। संजना पलटकर वीर के सीने से लग जाती है और उसकी बाहों में ही खुद को समेटे हल्की दर्द भरी आवाज में बोली, इस समय आदर्श को यहाँ होना चाहिए। वीर, उस बेवकूफ़ लड़के को यहाँ नियति के साथ उसके पास होना चाहिए। अगर वो नियति के पास होगा तो नियति को अच्छा लगेगा, उसके मन में जीने की उम्मीद जागेगी, मगर वो बेवकूफ़ लड़का पता नहीं कहाँ पर है, वो भी अकेला। ये बोलते हुए ही संजना रो पड़ती है। तुम परेशान मत हो संजना, मैं कल ही एक वॉइस मेल उसे भेजता हूँ, तुम फिक्र मत करो। जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो भागकर भाभी के पास आ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। इतना बोलकर वीर शांत हो जाता है। नियति के कमरे में इस समय नियति की आंखों में नींद नहीं थी, वो अपनी खुली हुई आंखों से अंश को देख रही थी, जो नेहा के सीने से लगा उसी बेड पर सो रहा था। और वो पीहू को देखती है, जिसे भी नेहा ने अंश के साथ ही हक कर रखी थी, और हर 15 से 20 मिनट में जागकर दोनों को देखती और वापस से ब्लैंकेट ओढ़ा कर सोती। उन तीनों को वैसे देखकर नियति खुद से बोली, एक बार, बस एक बार अपनी नियति के पास आ जाओ आदर्श जी, उसके बाद हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक वादे के अलावा। इतना बोल वो वापस से उन तीनों को देख मुस्कुरा देती हैं। लंदन। आदर्श अपने लंदन वाले घर में अपने कमरे में बेड के पास जमीन में बैठा हुआ नियति की फोटो को अपने सीने से लगाए रो रहा होता है। इस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आदर्श के बाल काफ़ी लंबे हो चुके थे, उसकी दाढ़ी मुछ भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला कमज़ोर सा हो गया था। उसे देख साफ पता चल रहा था जैसे उसने काफ़ी समय से खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा होगा, न ही उसने ठीक से खाना भी खाया होगा।
आदर्श नियति की फोटो को अपने सीने से लगा रोते हुए खुद से ही बातें करते हुए ही बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ नियति, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर यहाँ इतनी दूर आ सकता हूँ? कैसे? मैं तो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ ना नियति, तो मैं तुम पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? मैं मानता हूँ तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मगर उसके लिए मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और इन 3 महीनों में तो मैंने तुमसे एक बार भी बात नहीं की, ना ही तुम्हारी कोई भी खबर ली। मैंने तो बस मोम को इग्नोर किया जब भी वो तुम्हारे बारे में बोलना चाहिए। और मुझे पता है नियति, तुम मेरा बिना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होगी। मैं तुम पर गुस्सा था, नाराज था, मगर मुझे इतना भी नाराज नहीं होना था कि मैं तुम्हें छोड़कर ही आ गया। पता नहीं तुम इन 3 महीनों में कैसे रही होगी मेरे बिना, तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह मुझे याद करती होगी ना। ये बोलते हुए ही आदर्श जोर से रो पड़ता है और रोते हुए ही आगे बोला, मैंने जो भी किया गुस्से में आकर किया। आखिरी कौन सा बाप ये बर्दाश्त करता उसकी बीवी उसकी ही औलाद को अपनी ही कोख में मार दे? ठीक वैसे ही मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मुझे अब जानना है तुमने क्यों मेरे बच्चे को मारा, क्योंकि जो लड़की किसी हैवान की औलाद को जन्म दे सकती है तो अपने ही पति की औलाद को क्यों नहीं? ये बोलते हुए ही आदर्श अपने सारे आंसुओं को साफ कर वैसे ही जमीन पर लुढ़क जाता है। इंडिया, सुबह का समय। वीर की जब आंखें खुलती हैं तो वो बेड में खुद को एकदम अकेला पाता है, जिसे देख वीर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी नजरें चारों तरफ कर देखता है तो उसे स्टडी टेबल पर संजना बैठी दिखाई देती है, जो किसी से कॉल में बात कर रही होती है। वीर घड़ी में समय देखता है, इस समय सुबह के बस 6 बज रहे थे और 6 बजे ही संजना किसी से बात कर रही होती है, वो भी काफी परेशानी भरे लहजे में, जिसे देख वीर की बोहे सिकुड़ जाती है और वो बेड से उठकर संजना के थोड़े करीब जाता है तो उसे पता चलता है संजना किसी डॉक्टर से बात कर रही है, किसी फॉरेनर डॉक्टर से, क्योंकि संजना एक अलग ही इंग्लिश में बात कर रही और उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए और उनसे मिलकर बात करने के लिए बात कर रही होती है नियति के केस के बारे में। साथ ही वो उस डॉक्टर को नियति के केस की फाइल भी मेल करने की बात कर रही होती है। साथ ही उस केस में डिस्कस करने के लिए भी संजना काफ़ी देर तक बात करती हैं, करीब 15 से 20 मिनट तक। और कॉल कट करने के बाद वो वापस से लैपटॉप खोल उनमें वापस से ऐसे केस और उनसे रिलेटेड न्यूज़ सर्च कर पढ़ने लगती हैं, जो केस में चमत्कार हुए थे, और उनकी सारी डिटेल वापस से पढ़ने लगती है। बिल्कुल रात की तरह ही संजना को ऐसा करते देख वीर कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ और वो वहाँ से सीधे बाथरूम के अंदर चला जाता है। मिताली का रूम। मिताली सुबह ही जल्दी उठकर तैयार हो चुकी थी और अभय जी भी तैयार होकर सोफे पर बैठे हुए थे और वो काफ़ी सारे लिफाफों के अंदर पैसों को डाल रहे होते हैं। तो मिताली भी तैयार होकर अपने कमरे में बने कबर्ड के अंदर जो लॉकर था उसे खोल उसके अंदर से कुछ नोट के बिंदल बात निकाल कबर्ड वापस से बंद कर देती है और सारे पैसों को अपने बड़े से पर्स में डाल अभय जी को देखकर बोली, अभय हमें चलना चाहिए। मिताली की बात सुनकर अभय जी बोले, हाँ, पर अभी भी काफ़ी सारे एम्बेल बाकी है पैक करने के। इतना बोर वो खाली लिफाफे देखने लगते हैं। मिताली अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आप इन एम्बेल को रहने दो अभय, मैंने पैसे रख लिए हैं, ये आज के लिए काफ़ी हो गए, हम कल ये वाले पैसे रख लेंगे, हमें समय पर मंदिर भी तो पहुंचना है, चलिए अब हम चलते हैं। इतना बोल मिताली खुद ही बाहर निकल जाती है कमरे से और अभय जी भी सारे एम्बेल समेत उसे एक तरफ रख देते हैं और खुद भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर हॉल में अभी अंश और पीहू दोनों ही आराम कर रहे होते हैं, मगर नेहा वो जागकर नियति और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही होती है। मिताली नेहा के पास जा उसे देख बोली, नेहा बेटा, अभय और मैं हम दोनों ही मंदिर जा रहे हैं, मैंने मंदिर में नियति के लिए एक पूजा रखी है और उसी के साथ हम आश्रम भी जाएंगे बच्चों को खाना और कपड़े देने, तो हम दोनों को रात हो जाएगी आने में, तुम बच्चों का और नियति का ध्यान रख लेना, तुम की लोगी ना इतना। ये बोलते हुए ही मिताली प्यार से नेहा को देख रही होती है। नेहा भी हल्की सी मुस्कान लाकर हाँ में सर हिलाते हुए ही बोली, आंटी आप फिक्र मत करिए, मैं देख लूंगी, बच्चों को और नियति का भी ध्यान रख लूंगी। इतना बोल नेहा मुस्कुरा देती है तो मिताली भी वहां से चली जाती है। जिनके वहां से जाते ही नेहा काफी ज्यादा मायूस सी होती हुई खुद से बोली, 3 महीने हो गए नियति, तुम मुझे जबरदस्ती अपने पास रोक कर रख रही हो, मुझे यहाँ से जाने नहीं देती हो, यहाँ तक मेरी जॉब भी छुड़वा दी और मुझे अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ऐसे दे रखी हो जैसे मैं सच में तुम्हारी अपनी सगी बहन हूँ। तुम इतना भरोसा कैसे कर सकती हो मुझ पर, और कैसे मुझ जैसी अनजान लड़की को अपने घर में अपनी जिंदगी में जगह दे सकती हो? और 3 महीनों से तुमने मुझे अपने पास रोक रखा है, मगर एक बार भी तुमने मुझे ये नहीं बताया तुम्हारी ये हालत की वजह क्या है। अगर कल संजना नहीं आती तो शायद कोई भी ये जान ही नहीं पाता आखिरी बात क्या है। और आदर्श श्री, उन्हें तो आपके पास होना चाहिए ना।
वो कैसे ऐसे समय में तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। मैंने तो जब भी तुम दोनों को साथ देखा था हमेशा बस यही सोची थी, काश रोहन भी आदर्श सर की तरह ही होता और वो भी मुझे प्यार और सम्मान देता, एक पत्नी समझता, मगर उस रोहन ने तो मुझे कभी एक औरत नहीं समझा, तो पत्नी समझने की बात दूर की है। उसने तो बस हमेशा मुझे एक खाने पीने का सामान समझा और जब मन किया मेरे साथ खेल लिया और जब मन किया मुझे फेंक दिया किसी कचरे की तरह, और मैं पागल ये समझती रही कभी तो रोहन सुधर जाएगा, मगर मरते समय भी वो सुधर नहीं पाया। और परी जिसे मैंने अपनी सगी बेटी से बढ़कर चाही, जिसके भरोसे में अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, ये सोचा वही परी एक मतलबी लड़की निकल गई, और जो अपनी सगी माँ की ना हो सकी वो भला मुझ जैसी की क्या ही होती। ये बोलते हुए ही नेहा रो पड़ती है तो वीर जो खुद कॉफी बनाने आया था किचन में, वो नेहा की बातों को सुनकर अपनी जगह पर ही रुक जाता है और उसकी बात सुन उसे नेहा के लिए सच में बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था इन सब में। नेहा की आंखों में इस समय आंसू थे, जिन्हें साफ कर वो तैयार हो चुके नाश्ते को प्लेट में निकाल किचन से बाहर निकल जाती है। तो वीर जो वहां से बाहर चला गया था वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कुछ महीने पहले तो उसका ये परिवार खुशियों से भरा हुआ था, मगर आज उसका ये परिवार गम से भर चुका है। ये सोचकर ही उसका दिल कांप रहा था और उसे आदर्श पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, जो वो ऐसे नियति को छोड़कर गया, वो भी बिना कोई सच्चाई जाने। नियति का रूम, नियति अभी भी आराम से बेड पर सो रही होती है और उसी के पास बच्चे भी सो रहे होते हैं, जिन्हें सोते देख नेहा कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोल देती है, जिस कारण कमरे में सूरज की रोशनी आ जाती है। और सूरज की रोशनी जैसे ही नियति के चेहरे पर पड़ती है ठीक वैसे ही उसकी आंखें कसमसाने लगती हैं और वो अपनी आंखें खोल देती है। नेहा नियति के पास जा उसे उठने में मदद करते हुए ही बोली, नियति चलो उठो और नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। गार्डन में थोड़ी देर धूप में रहोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा और फ्रेश भी महसूस होगा। इतना बोल वो उसे बेड से ही टिका के बिठा देती है। तो नियति भी बिना कुछ बोले बेड से टिक कर बैठ जाती है और बच्चों की तरफ देखने लगती है। तो नेहा बच्चों को भी जगाते हुए ही बोली, पीहू, अंश चलो उठ जाओ, बच्चों सुबह हो गई है। इतना बोल वो झुककर दोनों बच्चों के माथों को चूम लेती है। तो नेहा की बात सुन दोनों बच्चे भी जाग जाते हैं। पीहू उठकर बैठ जाती है और अपनी मोम को देखने लगती है, जो उसे और अंश को देख मुस्कुरा रही थी। पीहू नियति के पास जा उसके माथे को चूमकर बोली, गुड मॉर्निंग मोम। पीहू ना अभी आती है, फ्रेश होकर और नहाकर, तब तक आप नाश्ता फिनिश कर लेना। इतना बोल पीहू नियति के दोनों गालों को भी चूम लेती है और बाथरूम में चली जाती है। तो अंश भी नियति के पास जा उसके गाल पर किसकर प्यार से मम्मा मम्मा बोलने लगता है। अंश की बात सुन नियति के दोनों हाथ अंश को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ते तो है, मगर वो कुछ सोचकर अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती है और फीकी सी मुस्कान के साथ ही प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर बोली, अंश बेटा अपनी मासी की गोद में जाओ। मम्मा अभी आपको अपनी गोद में नहीं ले सकती है और आप जानते हो ना मम्मा क्यों आपको अपनी गोद में नहीं ले सकती है। इतना बोल नियति अंश को देखने लगती है। अपनी मम्मा की बात सुन अंश थोड़ा सा मायूस हो जाता है और नेहा की गोद में चला जाता है। तो नेहा वो अंश को अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों पर किसकर प्यार से बोली, मासी पहले मम्मा को नाश्ता करा दे, उसके बाद मासी अपने अंश को तैयार कर देंगी। इतना बोल वो अंश को अपनी गोद में लिए ही नियति के पास जा उसे अपने हाथ से ही सूप पिलाने लगती है। तो नियति वो सूप पी तो रही थी, मगर उसके कानों में नेहा के शब्द गूंजने लगते हैं, जो उसने अभी अभी बोली थी, मासी अपने अंश को। नेहा के मुंह से अपने शब्द सुनकर वो भी अपने बेटे के लिए नियति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे अपने अंदर काफी बुरा लगने लगता है, मगर फिर भी वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अंश को ही देखे जा रही थी, जो नेहा की गोद में तो बैठा था, मगर उसकी नज़र नियति पर थी। संजना जो नियति से बात करने आ रही थी, जब वो अंश और नेहा को इतने करीब देखती है और उसके मुंह से अपने अंश शब्द सुनती है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है और वैसे ही गुस्से से भरी कमरे के अंदर आते हुए ही बोली, नियति चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाली हूँ। मुझे तेरी फुल बॉडी टेस्ट करवाने और अल्ट्रासाउंड भी करना है और तेरे बच्चे की ग्रोथ भी चेक करनी है। वो ठीक है भी या नहीं तो तू तैयार होकर आ जाना बाहर, मैं भी तैयार होकर आती हूँ और पीहू को हम रास्ते में स्कूल ड्रॉप कर देंगे और अंश को भी साथ ले जाएंगे। इतना बोलकर संजना शांत हो जाती है। नियति हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देख संजना एक नज़र उन तीनों को देख वहां से वापस चली जाती है और थोड़ी ही देर में पीहू भी नहाकर बाहर निकलती है और खुद ही अपने कपड़े कबर्ड से निकाल कर पहन लेती है। नेहा भी अंश को बाथरूम में लेकर चली जाती है और उसे नहलाकर और खुद भी नहाकर बाहर आती है।
फिर खुद अपने कपड़े पहनती है और अंश के कपड़े लाकर उसे भी पहनाने लगती है। नियति बैठी बस नेहा और अंश को देखे जा रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं बोलती है। पीहू भी तैयार होकर नियति के पास आती है और उसकी दवाई ड्रॉज से निकाल उसे खिला देती है और खुद ही पानी भी पिला देती है, जिस कारण नियति दवाई खाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो पीहू वो अपना नाश्ता उठाकर खुद ही करने लगती है और नेहा अंश को तैयार कर वो उसे नाश्ता करवा रही होती है और अंश वो ना चाहते हुए भी नाश्ता कर रहा होता है, या यूँ बोलो जबरदस्ती अपने मुंह में डाल रहा होता है। कुछ ही देर में सब कमरे से बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख संजना नेहा के पास जा उसकी गोद से अंश को छीन लेती है, जिसके ऐसा करते ही नेहा अपने खाली हाथ को देखने लगती है। तो संजना वो आगे बढ़ते हुए ही बोली, चल नियति हमें देर हो रही है। नियति रुक जाइए दीदी, हम ऐसे आपके साथ नहीं चल सकते हैं। एपिसोड 296। संजना जैसे ही नेहा की गोद में अंश को देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में चलकर नेहा के पास जाती है और उसे बिना कुछ बोले ही अंश को उसकी गोद से छीन लेती है। संजना की इस हरकत से नेहा एकदम हैरान सी रह जाती है और वो उसी हैरानी के साथ कभी संजना को देखती तो कभी खुद की खाली हो चुकी गोद को देखती। तो नियति जो वहीं पर खड़ी थी वो भी संजना की इस हरकत को देखकर हैरान हो जाती है। संजना अंश को अपनी गोद में लिए ही, नियति चल हमें चलना है, इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है। नियति संजना को आवाज लगाकर बोली, रुकिए दी, हम ऐसे नहीं चल सकते हैं। जैसे ही नियति इस बात को बोलती है ठीक वैसे ही संजना के बढ़ते हुए कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वो पलटकर नियति को सवालिया नजरों से देखने लगती है। नियति धीमी सी आवाज में, दी पीहू के स्कूल को अभी आधा घंटा समय है और अंश को हम साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, तो हम दोनों चलते हैं ना। नेहा पीहू को स्कूल भी छोड़ देगी और अंश को संभाल भी लेगी, वैसे भी वो तो घर पर अकेली होगी ना। ये बोलते हुए ही नियति पीहू का हाथ नेहा के हाथ में दे देती है। संजना हल्के गुस्से में ही नियति से बोली, ठीक है वीर है वो देख लेगा अंश को, वैसे भी वीर तो चाचा और मामा दोनों ही है और अंश भी वीर के साथ खुश होगा और पीहू को भी छोड़ आएगा, तो इतनी फिक्र क्यों कर रही है, ये अपने काम कर लेगी, इसके पास इसके खुद के भी तो काम होंगे ना। इतना बोल वो नेहा को घूरने लगती है। तो संजना की बात सुन नेहा अपनी नजरें झुका लेती है और उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। दूसरी तरफ मंदिर में मिताली और अभय जी दोनों ही मिलकर नियति और उसके बच्चे दोनों की सलामती के लिए एक बड़ा सा यज्ञ करवा रहे होते हैं, जिसमें काफी सारे पुजारी बैठे हुए थे और जैसे ही यज्ञ खत्म होता है तो वो दोनों ही मिलकर अपने साथ बड़े बड़े बर्तनों में खाने को मंदिर के बाहर ही एक जगह पर बड़े सी टेबल पर रख लेते हैं। तो सामने काफी सारी लाइन लग जाती है और वो दोनों खाना प्लेट में निकाल सभी को बांट रहे होते हैं, हर छोटे बड़े सारे ही लोगों को, और कुछ ही देर में उनके बड़े बड़े गंजों पतीलों में रखा सारा खाना खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही मंदिर के बाहर देखने लगते हैं जहां पर काफी सारे लोग बैठे उस खाने को खा रहे होते हैं, जिन्हें ऐसे खाना खाते देख दोनों के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो दोनों फिर वहां से आश्रम के लिए निकल जाते हैं। तो इधर संजना और नियति दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इस समय संजना नियति की डॉक्टर निशा के साथ बैठी नियति के केस के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। तो नियति बैठी बस दोनों की बातों को सुन रही होती है। संजना डॉक्टर निशा के साथ करीब 1.5 से 2 घंटे तक बात करते रहती हैं और तब तक नियति के टेस्ट की सारी रिपोर्ट भी आ जाती है और जब रिपोर्ट आती है तो संजना के साथ डॉक्टर निशा भी परेशान हो जाती है और परेशान होते हुए ही डॉक्टर निशा बोली, डॉक्टर संजना आप खुद ही देख लीजिए, बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब तक तो 6 महीने में उसे काफ़ी ग्रोथ कर लेना था, मगर ये तो अभी भी ऐसा है जैसे 6 का नहीं 4 महीने का। हाँ, और ऊपर से बच्चे की हार्ट बीट तो आपने खुद ही सुनी ना, वो चल रही है या नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए ही डॉक्टर निशा परेशान होती है। संजना निशा के हाथ पर अपने एक हाथ को रख उसे दूर बैठी नियति की तरफ इशारा कर बोली, डॉक्टर निशा धीरे बोलिए और प्लीज नियति को ऐसा कुछ भी मत बताना, आप उसे बस यही बोलिए सब ठीक है और उसका बेबी भी हेल्दी है। आप बस नियति के केस को अच्छे से स्टडी कीजिए और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं हमसे सीनियर डॉक्टर से भी बातें करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है हम दोनों में से किसी एक की जान बचा सकते हैं। निशा परेशान सी, मगर रिपोर्ट साफ बोल रही है माँ और बच्चे दोनों का बच पाना मुश्किल होगा। संजना खुद को शांत करते हुए, रिपोर्ट बदलती रहती है डॉक्टर निशा, आप बस खुद पर भरोसा रखिए और ये सोचिए आप ये कर सकती, आप इस केस में किसी एक की जान बचा सकती हैं। आप बस इतनी कोशिश कीजिए और मैं कोशिश करूँगी मैं इन दोनों की जान बचा सकूँ। और अगर ऐसा पल आया जब दोनों में से किसी एक का बच पाना भी मुश्किल हुआ तो मैं अपना डॉक्टर का करियर ही छोड़ दूंगी और खुद को एक लूजर समझ लूंगी जो अपनी ही बहन की जान ना बचा सके।
आप बस अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए और यहाँ के बेस्ट डॉक्टर से मिलकर बात करिए। मैं अमेरिका के बेस्ट डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती हूँ और हम दोनों को ही अपना बेस्ट और 100 केयर ऑफ दोनों ही देना है। नेहा पीहू को स्कूल छोड़ने के बाद अंश को लेकर ऑफिस आई होती है और जब वो अंश को लेकर ऑफिस आती है तो सारे एम्प्लॉय आप में बस कानाफूसी करने लगते हैं और नेहा को अजीब तरह से घूरने लगते हैं, मगर नेहा सबको को और उनकी सारी घटिया बातों को इग्नोर कर ईशान के केबिन में चली जाती है। ईशान जो राम के साथ अपने केबिन में बैठा कुछ जरूरी बात कर रहा होता है। जब वो नेहा को अपने केबिन में देखता है तो वो एकदम हैरान होता है और उसी के साथ उसके होठों पर नेहा को देख एक मुस्कान होती है और वो बस नेहा को ही देखने लगता है, जैसे नेहा को देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई हो। मगर वो जल्दी से अपने चेहरे के भाव वापस से अपने अंदर ही दवा खडूस बन जाता है। तो राम वो नेहा को देख अपना एक हाथ अपने सीने पर रख उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। तो नेहा वो आगे आकर ईशान को देखने लगती है और उसे ही देख बोली, सॉरी ईशान सरजा में ऐसे यहाँ पर आ गई, वो भी बिना डोर नॉक किए। मगर मुझे आपसे काफ़ी ज़रूरी बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ सर क्या आप 5 मिनट के लिए मुझसे बात कर सकते हो? नेहा काफ़ी परेशान सी बोली। ईशान हाँ मैं सर हिलाकर बोला, हाँ मिस नेहा बोलिए आप क्या बात करना चाहती है? बाप बैठ जाइए और आराम से बोलिए। नेहा चेयर पर बैठ जाती है और अंश को भी अपनी गोद में बिठा काफ़ी सीरियस होते हुए बोली, ईशान सर मुझे पता है आदर्श सर आपके कांटेक्ट में होंगे और आपकी बात भी होती होगी उनसे, तो मैं बस इतना चाहती हूँ अगर इस बार आपकी बात हो तो आप उन्हें बस इतना बोल दीजिए वो इंडिया वापस आ जाए। नियति को इस समय उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और नियति की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी नाराज़गी सारा गुस्सा भुलाकर जल्दी से अपनी नियति के पास लौट आए। उन्हें सर की ज़रूरत है, ये सारी बात नेहा एक सांस में बोल देती है। तो नेहा की बात सुनकर ईशान और राम दोनों ही एकदम हैरान से हो जाते हैं और उसी हैरानी के साथ वो नेहा को देखने लगते हैं। ईशान हैरानी के साथ ही बोला, ये आप क्या बोल रही है मिस नेहा? उद्धरण चिन्ह। नेहा अपने दोनों हाथ जोड़ हल्के भारी से गले के साथ ही बोली, प्लीज़ सर मेरा ये मैसेज आदर्श सर तक पहुंचा दीजिए, प्लीज़ सर प्लीज़ बस आप इतना सा काम कर दीजिए। ये मैं अपने मतलब के लिए नहीं बोल रही हूँ, इस समय नियति को सच में उसके पति की ज़रूरत है, इसलिए आप किसी भी तरह से सर को यहाँ पर वापस बुला लीजिए, किसी भी बहाने से झूठ बोलिए, जो करना है करिए, बस सर को बुला लीजिए, क्योंकि अंकल आंटी ने तो बहुत कोशिश की पर सर ने उनकी एक नहीं सुनी, अब एक आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इतना बोल नेहा शांत हो जाती है और उसकी आंखों से कुछ बूंदें आंसुओं की गिर जाती हैं। ईशान धीरे से नेहा के हाथ पर अपना एक हाथ रख उसे पानी का ग्लास देता है, जिसे लेकर नेहा सारा पानी एक ही घुट में पी लेती है। जिसके बाद ईशान उसे अपना रुमाल देता है तो नेहा भी रुमाल लेकर अपने सारे आंसुओं को पोंछ लेती है। जिसके बाद ईशान नेहा के हाथ को थपथपाते हुए ही बोला, मैं तुम्हारा ये मैसेज बॉस तक पहुंचा दूंगा, तुम प्लीज़ रोना बंद करो और मैं तुम्हें सर का नंबर भी व्हाट्सएप कर दूंगा, तुम चाहो तो खुद भी सर से बात कर लेना। नेहा मुस्कुराते हुए ही थैंक यू सो मच ये बोलते हुए ही नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिन्हें इस बार ईशान खुद ही साफ कर देता है। तो राम वो उन दोनों को ऐसे देख रोने सा फेस बना लेता है और उसके चेहरे पर जलन वाले भाव आ जाते हैं। राम ईशान का हाथ नेहा के हाथ से हटाते हुए ही बोला, तुम फिक्र मत करो नेहा, मैं हूं ना, मैं सर को बता दूंगा अगर ये ईशान भूल भी गया तो। ये बोलते हुए ही वो खुद नेहा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो नेहा की गोद में बैठा अंश वो उन दोनों ही लड़कों को बिना किसी भाव के देख रहा होता है। दूसरी तरफ मिताली और अभय दोनों ही एक वृद्ध आश्रम आए हुए होते हैं और वो दोनों ही वहां पर मौजूद सारे ही बुजुर्गों को कपड़े और कुछ खाने का सामान दे रहे होते हैं। जिन्हें ऐसा करते देख सारे बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो मिताली बस सबसे एक ही बात बोल रही होती है, माँ जी आप सब मुझे नहीं, मेरी बेटी नियति को आशीर्वाद दीजिए और उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी को कुछ ना हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। मिताली की बात सुन सब हाँ में अपना सर हिला देते हैं और नियति को आशीर्वाद देने लगते हैं। तो घंटों उन बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे काफ़ी देर तक बातें करते हुए ही कब घंटे निकल जाते ही उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। रात का समय सारे लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे और मेड सभी को नाश्ता सर्व कर रहा होता है। वीर सभी को देखकर बोला, अंकल आंटी भाभी बाहर नहीं आई, वो हम सब के साथ डिनर नहीं करेगी क्या? इतना बोल वो सबको देखने लगता है। मिताली फीकी सी मुस्कान लिए, जब से आदर्श गया है तब से नियति ने एक बार भी सबके साथ बैठकर नाश्ता या डिनर नहीं किया है। वीर वो बस अपने कमरे में ही रहती है और तुम दोनों आए इसलिए वो बाहर निकली, वरना वो तो कमरे से काफ़ी कम ही बाहर निकलती है।
इतना बोल मिताली उदास सी हो जाती है। मिताली की बात सुनकर वीर कुछ नहीं बोलता, वो बस बेमन से खाने की प्लेट को देखने लगता है। पीहू सभी को देखकर बोली, आप सब बात बाद में कर लेना, पहले सब डिनर कर लो उसके बाद बात करना, वैसे भी खाते समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, टीचर ने कहा है। ऐसा इतना बोल वो शांत हो जाती है और उसके शांत होते ही नेहा वो नियति के कमरे से बाहर निकलती है, अंश का हाथ पकड़े और आकर सबके साथ बैठ जाती है और फिर खुद ही अंश को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। जब संजना ये सब देखती है तो उसे काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसी गुस्से में टेबल पर जोर का हाथ मार हल्के गुस्से में वीर पर चिल्लाते हुए ही बोली, वीर तुम्हें बस सारा दिन खाना नजर आता है और अपने अलावा तुम्हें कोई और नजर आता ही नहीं है। हम जब यहाँ नहीं थे तब की बात अलग थी, मगर अब तो हम यहाँ पर आ गए हैं। और क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, नियति दोनों बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है, वो खुद कमजोर है इसलिए, और अब जब तुम यहाँ पर हो तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है अंश का ध्यान रखने का। वैसे भी मामा जोर चाचा दोनों हो तुम और अंश तुम्हारा अपना बेटा हुआ, तो तुम कैसे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो? दिख नहीं रही तुम्हें अंश की हालत, वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है? इतना बोल संजना शांत हो जाती है और काफी गुस्से में वीर को देखने लगती है। संजना का गुस्सा देख और उसकी बातें सुनकर सब बस उसे ही देखने लगते हैं। तो वीर वो संजना की बात सुन और उसके ऐसे चिल्लाने पर काफी हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी संजना ने ऐसे गुस्सा नहीं की थी, ना ही इतनी जोर से चिल्लाई थी। वीर हैरान नजरों से बस संजना को देख रहा था तो संजना गुस्से में ही वापस चिल्लाई, अंश को खाना खिलाओ, बेटा है वो तुम्हारा और तुम मामा हो, उसके साथ में चाचा भी, और अंश 2 साल का नहीं हुआ है, वो खुद से नहीं खा सकता है। अपने बच्चे की देखभाल खुद से करो, किसी और को क्यों परेशान करना। ये बोलते हुए ही संजना नेहा को देखने लगती है। तो संजना की बात सुन नेहा अपनी नजरें झुका लेती है और वीर भी अपनी बीवी की बात सुनकर जल्दी से नेहा के पास जाकर अंश को अपनी गोद में ले लेता है और खुद की प्लेट में रखा खाना उसे खिलाने लगता है। तो अंश भी बिना नाटक किए चुपचाप खा रहा होता है। मगर संजना का ऐसा रूप देखकर मिताली संजना के मन की बात को काफी अच्छी तरह से समझ जाती है, संजना के ऐसे बिहेव करने के पीछे का कारण क्या है, और कुछ हद तक वीर और अभय जी भी समझ जाते हैं। तो पीहू जो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही समझदार थी, वो संजना के मुंह से निकली सच्चाई को याद कर अपनी आंखों में नमीला लेती है और अपना सर झुका चुपचाप खाना खाने लगती है। मगर नेहा अब उससे खाना नहीं खाया जा रहा था, जिस कारण वो बिना कुछ खाए ही उठकर वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही मिताली संजना को डांट लगाते हुए ही बोली, ये क्या तरीका है संजना बात करने का और गुस्सा करने का? संजना हल्के गुस्से में ही, दिख नहीं रहा आंटी आपको नियति के दोनों बच्चे उस लड़की के करीब कितने ज्यादा करीब आ चुके हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं मेरी बहन के बच्चे किसी और के करीब जाए। वैसे भी जो अंश किसी के पास जाता नहीं वो उस लड़की के पास ऐसे जा रहा है जैसे वो खुद अंश की माँ हो, और मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इतना बोल वो गुस्से में खाना खाने लगती हैं। रात के करीब 10 बज रहे थे। आज कमरे में बस नेहा और नियति दोनों ही थे, क्योंकि संजना दोनों बच्चों को अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई थी। नेहा बैग पर नियति के बगल में ही लेटी एकटक बस ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही होती है, जिसे ऐसे सीलिंग की तरफ देखते हुए देख नियति धीरे से करवट बदलती है और नेहा के करीब जा उसकी कमर में अपना एक हाथ डाल उसे देखते हुए धीरे से बोली, संजना दी की बात तुम्हें बुरी लगी ना? उद्धरण चिन्ह। नेहा नियति की तरफ अपना चेहरा कर उसे देखते हुए ही बोली, नियति मुझे लगता है अब मुझे मेरे घर वापस चली जाना चाहिए। वैसे भी अब तो अंकल आंटी के साथ ही तुम्हारी बहन और भाई भी तो है ना यहाँ पर, वो रख लेंगे बच्चों का ध्यान। ये बोलते हुए ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। नियति हल्का सा मुस्कुराते हुए ही बोली, संजना दीदी मेरी सगी बहन नहीं है, नेहा ना ही वीर भैया मेरे सगे भाई है, पर वो कहते हैं ना कुछ रिश्ते खून के रिश्ते से बढ़कर होते हैं। ठीक वैसे ही संजना दी सालों पहले मुझे मिली थी, जिसके बाद हम 5 साल साथ रहे और वो मुझे सगी बहन से ज्यादा चाहने लगी और हम दोनों के बीच दिल का कनेक्शन हो गया। ठीक वैसे ही जब मैं आदर्श जी से शादी की तब वीर भैया मिले और हम दोनों के भी दिल के कनेक्शन मिल गए और हम दोनों के बीच खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा रिश्ता बन गया, भाई बहन वाला, और ये दोनों ही हमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए संजना दी हमारे लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, और तुम उनकी बात का बुरा मत मानो, वो फिलहाल जुबान से कड़वी है मगर अंदर से गुड़ की तरह मीठी है, तो तुम ज्यादा मत सोचो और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है जैसे संजना दी ने मुझे माना है। वैसे मुझे लगता है हम दोनों की उम्र ना एक ही है, 24 से 25 के बीच, और हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती भी हो चुकी है।
और हम दोनों भी तो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं एक बहनों की तरह। और रही बात जाने की, तो भूलो मत, तुमने मुझसे वादा किया है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ रहकर मेरे बच्चों की देखभाल करोगी और उनका वैसे ध्यान रखोगी जैसे मैं रखती हूँ। तो तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकती, समझ में आया? और अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना नेहा, तो सोच लेना मैं कभी भी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूँगी। ये बोलते हुए ही नियति हल्के गुस्से में नेहा को देखने लगती है। नेहा अपनी भीगी हुई आंखों से नियति को देख बोली, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, तुम्हें ऐसे छोड़कर तो कभी भी नहीं जाऊंगी। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं दोनों बच्चों का ध्यान वैसे ही रखूंगी जैसे तुम रखती हो। और अगर तुम्हारी संजना दी भी मुझे बोले मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं तो भी मैं नहीं जाऊंगी, फिर वो मुझ पर हाथ ही क्यों ना उठा दे मैं तब भी नहीं जाऊंगी। वैसे भी सालों बाद मुझे एक बहन मिली है, वो भी इतना प्यार करने वाली, तो मैं अपनी इस बहन को खो कैसे सकती हूँ? इतना बोल नेहा रोते हुए ही मुस्कुरा देती है। तो नियति वो नेहा के पेट पर अपने हाथ को रख उसकी कमर को नापने लगती है। जिसे ऐसा करते देख नेहा उसे अजीब तरह से देखते हुए ही बोली, ये तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। नियति शरारती मुस्कान लिए, तुम्हारी कमर नाप रही हूँ। जब तुम शादी करोगी और जब प्रेग्नेंट होगी तो क्या तुम्हारी ये कमर कमर ही रहेगी या कमरा बन जाएगी, ये देख रही हूँ। इतना बोल नियति हंसने लगती है। नेहा काफी ज्यादा उदास होते हुए, मेरी जिंदगी में शादी जैसी खुशी नहीं लिखी है नियति, ना ही पति का सुख लिखा हुआ है, और माँ बनने जैसी खुशी तो शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं। और वैसे भी अब मैं शादी नहीं कर सकती, ना ही खुद को किसी और को सौंप सकती हूँ। ये बोलते हुए ही नेहा काफी मायूस हो जाती है। अभी नेहा मायूस हो ही रही थी उतने में ही उसकी तेज चीख निकल पड़ती है। आह! नेहा उदास होकर नियति से बोलती है। तो नेहा की बात सुन और उसे इतना उदास होते देख नियति कुछ सोचकर नेहा की कमर में अपने उस हाथ को फेरते हुए ही बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा जरूर आएगा जिसे तुमसे प्यार होगा, तुम्हारे अतीत से नहीं, और जिसके साथ सिर्फ तुम शादी ही नहीं करोगी बल्कि उसके साथ शरारती अंदाज में काफी सारा रोमांस भी करोगी और अपने इसी पेट में एक नन्ही सी जान को रखकर उसे जन्म भी दोगी। और हम खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का लेकर आएंगे और शादी भी करवाएंगे। तो तुम ऐसे उदास होना बंद करो। और रही बात किसी को खुद की बॉडी देने की, तो जब तुम अपने पति के साथ रहोगी तो उसे खुद ही प्यार करने लगोगी और तुम और तुम्हारी बॉडी भी उस इंसान को खुद ही चाहने लगेगी। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इतना बोल नियति हंस पड़ती है। नेहा नियति के हाथ पर अपना एक हाथ रख बोली, ऐसा दिन शायद ही कभी आए। अभी नेहा ने इतना बोली ही थी उतने में ही उसकी हल्की चीख निकल पड़ती है। आ नियति, व्हाट इज दिस? ये बोलते हुए ही वो नियति के हाथ पर अपने दोनों हाथों को रख लेती है और नियति को घूर कर देखने लगती है और घूरते हुए ही बोली, नियति अपना हाथ बाहर निकालो, मैं लड़की हूँ, कोई लेस्बियन नहीं। ये बोलते हुए ही नेहा काफी गुस्से में नियति को देख रही थी। नियति शरारती अंदाज, फिक्र मत करो, मैं भी लड़की हूँ, कोई लेस्बियन नहीं, और हम दोनों के पास सब सेम ही है, एक जैसा, बस साइज में फर्क है। ये बोलते हुए ही नियति हंस पड़ती है। नेहा चिढ़ते हुए, नियति हाथ बाहर निकालो, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हूँ? तुम कर क्या रही हो और करना क्या चाहती हो? देखो तुम लड़का नहीं हो और देखो हम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। हम लड़की है नियति और तुम प्रेग्नेंट हो, और ऐसे समय में तुम्हें ये सब करना सूझ रहा है? हाथ बाहर निकालो, मुझे अजीब लग रहा है। नेहा नियति के हाथ को पकड़ते हुए ही बोली। नियति नेहा को शांत करवाते हुए ही बोली, चुप रहो, मैं कोई तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रही, मैं तो बस तुम्हारे फिगर को छू कर देख रही हूँ, वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। अगर तुम्हारी शादी होती है तो क्या तुम्हारे पति को वो पसंद आते भी है या नहीं? ये बोलते हुए ही नियति नेहा के हाथ को अपने हाथ से हटाकर उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल उसकी बॉडी पार्ट पर चला रही होती है। नेहा काफी ज्यादा चिढ़ते हुए ही, नियति यार मुझे अजीब लग रहा है तुम्हारा ऐसे छूना, वो भी इस जगह पर। नियति नेहा की बात इग्नोर कर खुद ही बोली, तुम्हारे फिगर तो सच में काफी अच्छे हैं। नेहा बिल्कुल मेरी तरह ही। इतना बोल वो नेहा के चेहरे को देख मन मन मुस्कुरा रही होती है। नेहा वापस से चिढ़कर, देख ली ना तुमने छूकर, अब हाथ निकालो और सो जाओ, गंदी लड़की तुम ना, सच में काफी ज्यादा गंदी हो। नियति कौन सी लड़की किसी दूसरी लड़की के कपड़े में ऐसे हाथ डालकर उसकी बॉडी को छूती है भला? नियति नेहा के कपड़ों से हाथ बाहर निकाल उसे कमर से हक कर बोली, किसी और का पता नहीं पर मुझे ना तुम्हारे फिगर छू कर देखना था तो हमने देख लिया, और अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, तुम भी हमारे कपड़ों में हाथ डाल सकती हो, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे।
वैसे भी रोज तो तुम हमारी पूरी बॉडी को छूती हो, नहाने में हमें मदद करते समय, कपड़े पहनाते और उतारते समय हम तो कभी नहीं बोले तुम गंदी हो, और आज हमने तुम्हें छू लिया तो तुम हमें गंदी बोल रही हो। ये बोलते हुए ही नियति अपना मुंह बना लेती है। नियति को मुंह बनाते देख नेहा वापस से उसका हाथ अपने कपड़ों के अंदर कर बोली, ठीक है छू लो और स्कैन भी कर लो। वैसे तुम बस छू सकती हो, कुछ कर नहीं सकती हो। तुम्हें जो छूना है छुओ या देखो, मैं तो सो रही, और जब तुम्हारा मन भर जाए मेरी बॉडी को छूकर तो तुम भी सो जाना। वैसे भी मुझे बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठना है, तो गुड नाइट। इतना बोल नेहा आंखें बंद कर लेती है और अपना एक हाथ नियति की कमर में डाल देती है। नेहा की बात सुन नियति मुस्कुरा देती है और अपने मन में बोली, तुम अच्छी हो नेहा, बिल्कुल हमारी ही तरह, और अगर हम मर जाते हैं तो किसी को तो होना ही होगा ना हमारी जगह लेने के लिए। वैसे भी अंश और पीहू दोनों ने तो तुम्हें अपना ही लिए है, अब बस आदर्श जी लौट कर आ जाए और हम बचे हुए दिन उनके पास उनकी बाहों में बिता ले, उसके बाद हम अपने आदर्श जी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप कर चले जाएंगे। वैसे भी आदर्श के पास पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी है और वो ऐसे अकेले तो रह नहीं सकेंगे, उन्हें भी एक साथी की जरूरत होगी। उनकी भी कुछ जरूरतें हैं जिसे उन्हें पूरा करना होगा, वो क्यों अपनी जरूरतों के साथ समझौता करे। इसलिए ही तो हम देख रहे हैं तुम्हारे फिगर कैसे है, क्योंकि आदर्श जी को ना हम पूरे के पूरे पसंद है, इसलिए हम तुम्हें देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं तुम हमारे आदर्श जी को संतुष्ट कर भी पाओगी या नहीं। ये सोचते हुए ही नियति भी सो जाती है। एपिसोड 300। अगले दिन नियति तैयार होकर नेहा के साथ ही कमरे से बाहर आती है और नेहा बच्चों के साथ ही नियति को भी बाहर धूप में ले जा रही होती है, थोड़ी बाहर की हवा दिलाने के लिए। जब संजना और दोनों ही नियति को नेहा के साथ जाते देखते हैं और संजना वापस से दोनों बच्चों को नेहा के साथ देखती है तो वो वापस से गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ही नियति के सामने जाकर खड़ी होते हुए ही बोली, नियति बाहर कहाँ जा रही है, और अंश पीहू दोनों तेरे साथ कहाँ जा रहे हैं। तू रहने दे, मैं दोनों को ले जाऊंगी, इन्हें जहाँ जाना है और तुझे जहाँ जाना है तू जा, बच्चों को मेरे पास छोड़ दे। इतना बोल संजना जैसे ही दोनों बच्चों का हाथ पकड़ने वाली होती है, ठीक वैसे ही नियति संजना की दोनों हाथ हवा में ही रोक की बोली, नहीं दी, आप हमें लेकर बाहर गार्डन में चलो धूप में, और बच्चे नेहा के साथ रहेंगे, और प्लीज दी आगे कुछ और नहीं। इतना बोल नियति शांत होकर संजना को देखने लगती है। संजना नियति को घूरते हुए, चल बाहर मेरे साथ। इतना बोल वो नियति को लेकर बाहर चली जाती है तो नेहा बस अपनी जगह पर खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। पीहू बड़ी ही मासूमियत के साथ ही बोली, पता नहीं संजना बुआ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। इतना बोलकर वो शांत हो जाती है तो नेहा खोए हुए अंदाज में ही बोली, मुझे भी नहीं पता। बाहर बेंच पर बैठी संजना गुस्से में बोली, नियति मुझे सब समझ आ रहा है, तेरे दिमाग में जो चल रहा है, पर भरोसा रख मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। तो बच्चों को खुद से दूर कर, उस लड़की के करीब करना बंद कर। नियति मुझे पता है तू बस ये सब क्यों कर रही है। नियति संजना को गोद में सर रख कर लेट जाती है और संजना का एक हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा, अपनी आंखें बंद कर बोली, दी हमें पता है आप बहुत बड़ी डॉक्टर हो और हमें बचा लोगी, पर हम चाहते हैं आप हमारी जगह इस बच्ची को बचाए, क्योंकि आदर्श जी की खुशी ये बच्ची है और हम उनसे उनकी खुशी कैसे छीन ले। और नेहा वो अच्छी है दीदी, तो आप बच्चों को उससे दूर करने की कोशिश मत करिए, उसे रहने दीजिए ना बच्चों के साथ, हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए दीदी। इतना बोल नियति शांत हो जाती है तो संजना वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो नियति से बेहस कर उसकी तबीयत खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद से बोली, ठीक है रहने देती हूँ अंश और पीहू को उसके साथ। वैसे भी अंकल आंटी ने डिसाइड किया है वो रोज बाहर जाकर गरीबों को खाना बांटेंगे और मंदिर में रहकर उनकी पूजा करेगी, ताकि तुम सही हो जाओ और वीर भी ऑफिस जाएगा। मुझे भी तुम्हारे केस के लिए मेहनत करनी है और तुम खुद ध्यान रख नहीं पाओगी, तो ठीक है रख लेने दो उस लड़की को ध्यान पर, बस बच्चों का इतना सोच संजना शांत हो जाती है। रात का समय, सारे घर डिनर कर आराम से सो चुके थे और से समय रात के करीब 12 बज रहे थे। करीब 12 बजे ही एक कार आकर घर के बाहर रुकती है और कार के अंदर से आदर्श बाहर निकलता है और बाहर निकल वो अपना लगेज भी बाहर निकाल मेन डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने पॉकेट में हाथ डाल एक चाबी निकाल डोर खोल घर के अंदर आ जाता है और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे के बाहर आकर आदर्श खुद से बोला, पता नहीं नियति तुम कैसी होंगी और इतने समय बाद तुम्हें देखकर मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। ये सोचकर ही आदर्श ठिठुक जाता है, मगर फिर डोर खोल करने के अंदर आ जाता है। आदर्श जैसे ही कमरे के अंदर आता है, ठीक वैसे ही कमरे में उसे बस अंधेरा नजर आता है, जिसे देखकर वो जल्दी से लाइन चालू कर कमरे को देखने लगता है तो उसे कमरा बिल्कुल वैसे ही नजर आता है जैसे वो अपने कमरे को 3 महीने पहले छोड़कर गया था।
आदर्श पूरे कमरे को देखता है मगर उसे कहीं पर भी नियति और बच्चे कोई भी नहीं दिखते हैं, जिस कारण से आदर्श की आंखें हैरान परेशान दोनों ही हो जाती है और वो बस नियति को देखने के लिए बेताब हो रही होती है, पर नियति उसे कहीं पर भी नजर ही नहीं आती है, जिस कारण वो काफी हैरान हो जाता है। मगर कुछ सोचकर वो अपना लगेज साइड में रखकर बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में नहाकर बाहर आता है और कबर्ड खोल अपने कपड़ों को निकालकर उन्हें पहन लेता है और सोफे पर बैठ सोचने लगता है वो कैसे नियति का सामना करेगा, वो कैसे नियति के पास जाकर उससे बात करेगा। यही सब सोचकर ही वो कमरे से बाहर निकल जाता है और पीहू के कमरे में जाकर देखता है तो पीहू के कमरे में भी कोई नहीं होता है, जिस कारण वो अब और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वैसे ही परेशान होकर वो नीचे हॉल में आ जाता है। मगर वह जब हॉल में आता है तो उसे नीचे एक कमरे में लाइट जलती हुई नजर आती है, जिसे देख पहले तो आदर्श हैरान होता है मगर कुछ सोचकर उसके कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो उस कमरे के बाहर जैसे ही जाता है उसका दिल अचानक ही काफी जोरों से धड़कने लगता है और उसके मुंह से खुद ही निकल पड़ता है नियति उद्धरण चिन्ह। और इतना बोल आदर्श उस कमरे के दरवाजे पर हाथ रख उसे अंदर की तरफ धड़काता है तो कमरा खुल जाता है और जैसे ही कमरा खुलता है ठीक वैसे ही आदर्श कमरे के अंदर आ जाता है और जब वो अंदर सो रहे लोगों को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। हेलो दोस्तों, अब आगे के भाग तब आएंगे जब कमेंट मिलेंगे, क्योंकि अब एक लास्ट भाग ही आएगा।